एक चर्च में कुछ प्रीस्ट प्रार्थना कर रहे थे, पर तभी अचानक से एक प्रीस्ट को आग लग जाती है। हेड प्रीस्ट कहता है कि प्रेयर जारी रखो, अगर हम रुक गए तो। लेकिन तभी एक प्रीस्ट को डीमन पूरी तरह से पोसेस कर लेता है और हमें डीमन की भयानक हंसी सुनाई देती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम रिन ओकुमुरा को देखते हैं, जो कि अपना मस्त कहीं जा रहा था, पर कुछ चादर मोड़ लड़के उसके ऊपर अपनी क्रॉसबो से हमला कर देते हैं। वो उन्हें इग्नोर करके जाने ही वाला था, पर तभी वो देखता है कि वो कुछ बेचारे पक्षियों पर भी अपनी क्रॉसबो से हमला कर रहे हैं। तो उन बेजुबानों को बचाने के लिए वो उन सभी की कुटाई शुरू कर देता है। उन सभी को तोड़ने के बाद वो चर्च में पहुंचा हुआ था, जहां फादर उससे कहते हैं कि जो भी तुमने गलती की है उसे कन्फेस करो। पर रिन कहता है कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, और अपने चोटों के बारे में बताता है कि वो बस सीढ़ियों से गिर गया था। इसके बाद फादर उसे बताते हैं कि उसे फिर से उसके पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया है। रिन कहता है कि इसमें कौन सी नई बात है। फादर उसे डांट लगाते हैं कि एक दिन तुम्हें इस चर्च को छोड़कर जाना होगा और तुम्हें खुद अपने बलबूते पर अपनी जिंदगी बितानी होगी, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें इस लायक बनाऊं, या फिर तुम मेरी तरह एक प्रीस्ट बन सकते हो। मुझे इस पूजा पाठ से दूरी रखो। इसके बाद वहाँ यूकियो आता है, जो कि रिन का जुड़वा भाई है, पर उन दोनों की हरकतें बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जहाँ एक बहुत ही समझदार और पढ़ाई में तेज है, दूसरा जमई नल्ला और बस परेशानियां खड़ा करता रहता है। ये सारी चीजें वहाँ पर काम करने वाले लोग कह रहे थे, और उनकी बड़बड़ सुन के वो भड़क जाता है और उन सभी से कहता है चुप रहो। पर उसके चिल्लाते ही हीटर में ब्लू कलर की आग लग जाती है। इसके बाद यूकियो रिन की मरहम पट्टी करता है, और यूकियो बताता है कि उसने स्कूल जाने के लिए अपना सारा सामान पैक करना भी शुरू कर दिया है। इसी दौरान वो सभी लोग फिर से रिन को कहते हैं कि उसे भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए, कब तक वो बाकियों के लिए बस मुसीबत खड़ी करता रहेगा। सुबह वो उनका दिया हुआ सूट बूट पहन के तैयार हो जाता है और बाहर देखता है कि एक बच्ची शीरो का शुक्रिया अदा कर रही थी, और हमें पता चलता है कि शीरो भी एक एक्सोर्सिस्ट है, यानी वो भी भूतों को भगाते हैं। पर रिन को इन सभी चीजों में यकीन नहीं है और उसे लगता है कि उसके फादर लोगों को ठगते हैं। तभी फादर देखते हैं कि रिन ने टाई नहीं पहनी हुई थी, तो वो उसकी टाई को बांधने लगते हैं और याद करते हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो काफी प्यारा था और हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। रिन कहता है वो बहुत पुरानी बात है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। बड़ा कौन बड़ा है यहाँ? क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? इसके बाद वो एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ ये औरत उसका इंटरव्यू लेती है और काफी सारे मुश्किल काम देती है, पर बाकियों के मुकाबले वो काफी ताकतवर और फुर्तीला है, तो ज्यादातर काम वो बड़ी ही जल्दी खत्म कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो सारे काम अच्छे से कर रहा था। हर काम करने में वो कुछ ना कुछ उटपटांग गलतियां कर ही देता है। इसके बाद रिन एक कोने में बैठा हुआ था, तभी एक वर्कर उसे नूडल्स ऑफर करती है, पर जब वो उसे खाता है उसका टेस्ट जमा ही बेकार था, और वो वर्कर उसे बताती है कि अगर उसने इसे सेल नहीं किया तो बॉस उसे काम से निकाल देगी। रिन कहता है कि अगर तुम ऐसे ही बनाओगी तो लोग चप्पल मार के जाएंगे, एक बार मुझे बनाने दो। और जब कस्टमर्स उसके बनाए हुए नूडल्स खाते हैं वो उन्हें बहुत पसंद आता है और नूडल्स की सेल कई गुना बढ़ जाती है। तभी वहाँ बॉस भी आ जाती है और उससे भी वो नूडल्स बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो वो लिन को जॉब पर रख लेती है। इसके बाद वो चर्च में फोन करके बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है। ये सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं और शीरो कहते हैं घर वापस जल्दी आ जाना, आज तुम्हारी जॉब की खुशी के लिए पार्टी करते हैं। ये सुन के रिन खुश हो जाता है, पर जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि उसी लड़की का स्कार्फ उड़ रहा था जो कि सुबह चर्च आई थी। पर तभी वो देख के हैरान हो जाता है कि उस स्कार्फ को कोई अजीब सा क्रीचर खींच रहा था। वो बड़ी जल्दी वहां से भागकर सीधा स्टोर में पहुंच जाता है, तो रिन भी उसका पीछा करता है। पर इस दौरान वो मॉन्स्टर स्टोर में काफी तबाही मचा रहा था, जिसकी वजह से रात तक ही उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं घर पे सभी लोग दावत के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, पर रिन काफी लेट हो चुका था, तो यूकियो ढूंढता ढूंढता उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ उसे पता लगता है कि रिन को फिर से जॉब से निकाल दिया गया है। जब वो दोनों वापस चर्च पहुंचते हैं वहाँ उसी लड़की के फादर पहुंचे हुए थे, जो रिन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत केयरलेस है, वो ऐसे ही सीढ़ियों से भी गिर जाती है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। पर रिन कहता है कि वो केयरलेस नहीं है, उसे कोई बंदर जैसी दिखने वाली चीज परेशान कर रही है। लड़की के फादर को लगता है कि वो कोई स्टूडेंट है और वो भड़के हुए कहते हैं कि वो कल जाकर स्कूल में बात करेंगे, पर वो बच्ची उन्हें रोकती है और बताती है कि जो उसे परेशान कर रहा है वो कोई बच्चा नहीं है बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। पर उसके फादर उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और कहते हैं कि ये सब उसकी इमेजिनेशन है। ये सुन के रिन भड़क जाता है और कहता है कि वो सच कह रही है, वो किससे मदद मांगेगी अगर उसके पेरेंट्स ही उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। तभी शीरो रिन को चुप कराते हैं और उस बच्चे को कुछ पत्ते देते हुए कहते हैं कि ये लीव्स तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद रात को वो बेसमेंट में जाकर एक अलमारी को खोलते हैं और एक स्वॉर्ड को देखकर कहते हैं मेरा शक सही निकला। जब रिन सुबह उठता है उसे आसमान में कुछ अजीबोगरीब से कीड़े उड़ते हुए दिखते हैं, पर जब वो बाहर जाता है वो ये देख के हैरान था कि
कोई भी इन चीजों को नोटिस नहीं कर रहा है। तभी वहाँ वो सभी लड़के आ जाते हैं जिन्हें रिन ने कूटा था। वो उसे बात करने के लिए अपने साथ चलने को कहते हैं और किसी भी समझदार व्यक्ति की तरह वो उन सभी के साथ एक सुनसान जगह पर चला जाता है। सफेद बाल उससे कहता है ये लो थोड़े पैसे। रिन को समझ नहीं आता वो क्यों दे रहा है, तो वो बताता है कि वो भी उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ की उसका भाई गया है और वहाँ वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। ये पैसे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो। तुम जैसे चूहे के पैसे मुझे नहीं चाहिए और यूकियो को हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। पर वो यूकियो के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। रिन उसे खींच के मुक्का मारता है पर तभी अचानक से उसके शरीर से अजीब से बग्स बाहर आने लगते हैं और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। पर ये सारी चीजें सिर्फ रिन ही देख पा रहा था। उसके सभी साथी उसे जमीन पर पटक देते हैं और वो लड़का एक गर्म लोहे की रॉड से उस पर हमला करने वाला था। रिन डर के मारे चिल्लाने लगता है और तभी अचानक से उसके चारों तरफ ब्लू फ्लेम आ जाती है। ये देख के उस लड़के के दोस्त डर के वहां से भाग जाते हैं पर रिन को इस फ्लेम से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी उस लड़के की आवाज बदल जाती है और वो शैतानी आवाज में कहता है मुझे पता था, मैं गलत हो ही नहीं सकता। मेरा नाम एस्टरोथ है। तो चलिए यंग प्रिंस, लॉर्ड सेटन आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ नर्क में चलिए। सेटन बेसिकली डीमंस का गॉड होता है और हेल का राजा भी। तभी वहाँ शीरो आ जाता है पर उसे देखकर उस डीमन को गुस्सा आ जाता है। वो शीरो के ऊपर हमला कर देता है पर वो आसानी से उसे हरा देते हैं और बाइबल का यूज करके डीमन को उस लड़के की बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। वो शीरो से कहते हैं कि उसने डीमन को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया है। डीमंस पूरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो आगे बताते हैं कि दुनिया 2 डायमेंशन से बनी हुई है जो कि एक दूसरे से शीशे की तरह जुड़े हुए हैं। डीमंस आसानी से अपने डायमेंशन से हमारे डायमेंशन में नहीं आ सकते और हम भी उनके डायमेंशन में कांटेक्ट नहीं कर सकते। पर कुछ डीमंस बुरे लोगों पर आसानी से कब्जा कर सकते हैं। रिन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और आखिर वो डीमन उसके पीछे क्यों पड़ा था। शीरो उसे बताता है कि वो एक इंसान का बच्चा नहीं है बल्कि वो सेटन, गॉड ऑफ डीमंस का बेटा है। इसके बाद शीरो रिन को वापस से चर्च में ले जाने लगता है और रास्ते में उनके सामने बहुत सारे डीमंस आते रहते हैं। शीरो बताता है कि ये सभी तुम्हारे लिए आए हैं, हमें जल्दी से चर्च जाना होगा क्योंकि जैसे जैसे रात होगी उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ती जाएगी। चर्च पहुंचने पर एक प्रीस्ट उसे बताता है कि पूरे चर्च को एक बैरियर से घेर दिया गया है पर ये भी डीमंस को सुबह तक रोक नहीं पाएगा। फादर सभी को ऑर्डर देते हैं कि चर्च के चारों तरफ होली वाटर फैला दें और एक भी डीमन को अंदर आने ना दें। वो रिन को उसी बेसमेंट में लेके जाते हैं और वो तलवार दिखाते हुए कहते हैं कि ये लेजेंडरी स्वॉर्ड कुरिकारा है और वो आगे बताते हैं कि जिस दिन रिन का जन्म हुआ था उन्होंने उसकी सारी डिमोनिक पावर्स उसी स्वॉर्ड में ही सील कर दी थी ताकि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी जिंदगी बिता सके। वो उसकी तलवार उसे वापस देते हुए कहते हैं कि इस तलवार को तुम हमेशा अपने पास रखना चाहे तुम सो ही क्यों ना रहे हो, क्योंकि अगर तुमने ये तलवार खो दी तो तुम्हारी डिमोनिक पावर्स अवेकन हो जाएंगी और तुम एक इंसान नहीं बचोगे। रिन पूछता है कि तो इसका मतलब क्या यूकियो भी एक डेमन है। शीरो बताता है कि नहीं, उसकी बॉडी बहुत कमजोर थी तो पावर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो सारी पावर्स रिन में आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसी लड़के पर फिर से डीमन ने कब्जा कर लिया था और वो रिन को ढूंढता हुआ चर्च की ओर जा रहा है पर तभी एक ट्रक वाला उसे ठोक देता है और जब वो बाहर निकलकर उसे चेक करने जाता है वो डीमन उसे ही मार देता है, जिसके बाद वो उसके ट्रक में बैठकर चर्च की तरफ जाने लगता है। रिन शीरो से पूछता है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फादर कहते हैं कि हम लोगों ने तुम्हें जिंदा रखा और एक इंसानी बच्चे की तरह ही तुम्हें बड़ा किया पर एक शर्त पर। तभी वो डीमन ट्रक के साथ चर्च में घुस आता है जिसकी वजह से बाकी के डीमंस भी चर्च के अंदर आने लगे हैं। वही डीमन फिर से रिन को अपने घर वापस ले जाना चाहता है और अपने हाथ को लंबा खींचकर उसके पैर को पकड़ लेता है पर तभी उसके ऊपर कोई होली वाटर छिड़क देता है। फादर उससे कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ और छुप जाओ, ये लो फोन, इसके अंदर मेरे एक दोस्त का नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद वो उसे उसी बेसमेंट में बंद करके वहाँ से चले जाते हैं और सभी रिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उन डीमंस के सामने खड़े हो जाते हैं और वो सभी उन डीमंस से लड़ने लगते हैं। वहीं शीरो एक गन निकालकर डीमन से लड़ने लगते हैं पर वो डीमंस कहीं ज्यादा ताकतवर थे और खासकर एस्टरोथ। एक प्रीस्ट उसे फायर से जलाने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और एस्टरोथ उसे भी हरा देता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो उन प्रीस्ट को मारने ही वाला था पर तभी रिन पीछे से उसे कुछ फेंक कर मारता है और फादर से कहता है कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। वहीं एस्टरोथ कह रहा था आप ये क्या कर रहे हैं मास्टर। जिसके बाद शीरो फिर से उस डीमन को उस लड़के की बॉडी से बाहर निकाल देते हैं और बाकी प्रीस्ट से उसके ऊपर एक सील लगाने को कहते हैं ताकि वो डीमन फिर से उस बच्चे पे काबू ना कर पाए। शीरो कहता है कि वो डीमन सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़े हैं, हमें जल्दी से तुम्हें छुपाना होगा। पर रिन को लगता है कि वो बस उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो रिन कहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और वो गुस्से में कहता है कि आप कब तक नाटक करेंगे कि हम एक फैमिली हैं। फादर उसे एक चाटा लगाते हैं पर तभी अचानक से वो नीचे गिर जाते हैं और वहाँ की सारी लाइट्स बुझ जाती हैं और फादर को डीमंस का गॉड सेटन पोजेस
कर लेता है और रिन से कहता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ, तुम मेरे होकर रहोगे। रिन को बचाने के लिए वो प्रीस्ट आगे बढ़ने लगते हैं, पर सेटन उन सभी को जला देता है। सेटन शीरो की एक उंगली उखाड़कर सामने खून गिरा देता है और उनके डायमेंशन के बीच में एक दरवाजा खोल देता है जो कि सीधा सेटन की दुनिया में जाती थी। वो रिन से कहता है, आज तुम्हारा एक डीमन के रूप में पुनर्जन्म होगा, आ जाओ मेरे बेटे, मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो उसे घसीट कर अपने साथ ले जाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास सेटन की ताकत है पर तुम्हारी बॉडी इस दुनिया की है, तुम बहुत स्पेशल हो। इसके बाद धीरे धीरे वो उस गेट में जाने लगता है, पर तभी शीरो वापस से अपनी बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं और रिन को बचाने के लिए खुद की जान ले लेते हैं। रिन समझ जाता है कि फादर ने अपनी जान सिर्फ उसी के लिए दी है और वो उनके बलिदान को ऐसे ही जाया जाने नहीं दे सकता था, और वो उन डीमन से लड़ने के लिए उस तलवार को बाहर निकाल लेता है। और उसे निकालते ही वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करता है और उस गेट के साथ साथ वहाँ के सभी डीमंस को खत्म कर देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और रिन अपने घुटनों पे आकर रो रहा है क्योंकि उसके फादर मर चुके हैं। तभी वहाँ यूकियो भी पहुंचता है और देखता है कि वहाँ क्या क्या हो चुका है। आगे सभी लोग फादर का फ्यूनरल अटेंड कर रहे थे, लेकिन उन सभी के जाने के बाद भी रिन उनके ग्रेव के सामने ही खड़ा था और उनकी सभी बातों को याद करने लगता है। जिसके बाद वो उनके दिए हुए फोन से कॉल करता है, पर कॉल करते ही उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं और तभी वहाँ पे माइकल जैक्सन की छठी औलाद आता है और बताता है कि वो ट्रू क्रॉस ऑर्डर का रिप्रेजेंटेटिव है। मेरा नाम मफिस्टो है और तुम्हारे फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्योंकि तुम शैतान के बेटे हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम तुम्हें अभी यहीं मार दें या तो तुम हमें मार के यहाँ से चले जाओ। रिन कहता है, मैं शैतान का बेटा नहीं हूँ, मेरे सिर्फ एक ही फादर थे और उनका नाम शीरो फुजीमोटो है। वो आगे कहता है कि वो भी एक एक्सोर्सिस्ट बनकर सेटन को जान से मारना चाहता है। ये सुन के मफिस्टो हंसने लगता है। अगले दिन रिन चर्च को छोड़कर जा रहा था और अपने यहाँ बिताए हुए समय को याद कर रहा था और जाते वक्त वो सोचता है कि आखिर यूकियो ने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। इसके बाद वो सड़क के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी एक गुलाबी गाड़ी आकर उसे लगभग ठोकने ही वाली थी। रिन ड्राइवर पे चिल्लाने लगता है, अंधा है क्या बे, सड़क पे दिखाई नहीं देता तुझे, तेरे बाप ने खरीद रखी है सड़क। पर कार के अंदर से मफिस्टो बाहर आता है, जिसका कि रिन इंतजार कर रहा था। मफिस्टो उसे ट्रू क्रॉस एकेडमी में ले जाने आया है और क्योंकि वो वहाँ का डायरेक्टर है तो ऐसे ही वो उसका एडमिशन करा देगा। तभी वहाँ यूकियो भी पहुंच जाता है और वो तीनों कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं। इसके बाद वो सभी एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ स्कूल असेंबली में रिन को पता लगता है कि उसकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यूकियो है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। वहीं जब वो अपनी स्पीच दे रहा था, सारी लड़कियां उसके पीछे लट्टू हो रही थी और असेंबली के बाहर आने के बाद भी वो लड़कियों से घिर जाता है। वहीं रिन ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और उसके रिएक्शन बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसे थे। ये सब देखकर सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उन सभी की बातों को सुनकर बेचारा रिन उदास हो जाता है। तभी उसके सामने एक डॉग आता है जो कि उसे कह रहा था कि वो उसके पीछे जाए। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद वो एक लैंप पर चढ़ जाता है और अचानक से ही ट्रांसफॉर्म होकर मफिस्टो में बदल जाता है। रिन जानता था कि वो एक पावरफुल एक्सोर्सिस्ट है, पर उसे नहीं पता था कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। मफिस्टो बताता है कि वो सिर्फ अकेला ही एक्सोर्सिस्ट है जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसकी वजह तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी। आगे वो उससे कहते हैं, चलो भाई शैतान की औलाद, तुम्हारे एक्सोर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग आज से शुरू होती है। रिन पूछता है, क्या मतलब शुरू होती है, कहाँ शुरू होगी? मफिस्टो बताता है, यही एकेडमी वो जगह है जहाँ एक शैतान की औलाद शैतान से लड़ने के लिए तैयारी करेगा, और उसे एक चाबी पकड़ा देता है और कहता है कि तुम इस की को जिस भी दरवाजे में लगाओगे वो सीधा एक्सोर्सिज्म के क्राइम स्कूल में खुलेगा। और वो उसे नीचे उतार कर एक दरवाजे में उसे ट्राई करने को कहता है और जैसे ही वो उस की से एक दरवाजा खोलता है वो अलग सी जगह में ही पहुंच जाता है। इसके बाद मफिस्टो उसे अपनी क्लास में लेकर जाता है और उसे कहता है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम सेटन के बेटे हो। तभी वहाँ उनका क्लास टीचर पहुंच जाता है और उनका क्लास टीचर रिन का भाई यूकियो है। रिन चिल्ला उठता है, तुम टीचर हो, और वो उसके सामने जाकर उससे कई सारे सवाल पूछने लगता है, पर यूकियो उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो मफिस्टो उसे बताता है यूकियो एक एक्सोर्सिस्ट है जो कि 7 साल की उम्र से ही एक्सोर्सिस्ट बनने की तैयारी कर रहा था और वो अभी एक एंटी डीमन फोर्स का हिस्सा है। जैसे ही उसके मिशन शुरू होंगे वो यहाँ से चला जाएगा। आगे मफिस्टो बताता है कि यूकियो दुनिया का यंगेस्ट एक्सोर्सिस्ट है। ये सब सुन के रिन पूरी क्लास के सामने यूकियो से बहस करने लगता है कि आखिर उसने ये सब उसे पहले क्यों नहीं बताया। यूकियो सभी स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर जाने को कहता है। यूकियो बताता है कि उसे बचपन से ही पता था कि रिन एक डीमन है, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। इसी दौरान यूकियो के हाथ से एक ब्लड का वायल गिर जाता है जो कि असल में डीमन ब्लड था। डीमंस के बाहर आते ही यूकियो गन से उन सभी को मार देता है और यूकियो कहता है कि उसकी नजर में रिन भी एक डीमन है और वही उनके फादर की मौत का भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनके फादर सबसे ज्यादा ताकतवर एक्सोर्सिस्ट थे और सेटन कभी भी उन पर कब्जा नहीं कर पाया। पर तुम्हारे
शब्दों की वजह से उनका दिल कमजोर हो गया और तभी सेटन उन पर काबू कर पाया था, जिसके बाद वो रिन पर अपनी गन तान देता है। वहीं ये सब सुन के रिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल कर उस पर हमला करने जाता है, पर वो उसे नहीं बल्कि यूकियो के पीछे खड़े डीमन पर हमला करता है और उसे मार देता है। तुम मेरे भाई हो यूकियो, मैं तुम पर कभी भी हमला नहीं कर सकता, और रही बात हमारे डैड के मौत की तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा, दुनिया का नंबर 1 एक्सॉर्सिस्ट बनकर। यूकियो स्माइल करता है और कहता है कि मेरा भी यही इरादा है। वहीं जब सभी स्टूडेंट्स वापस आते हैं, वो क्लास में मची तबाही को देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे रात को जब रिन अपने रूम में वापस आता है, यूकियो उसके पीछे पहुंच जाता है। रिन चिल्लाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरे नादान भाई, तू शैतान की औलाद है, तुझ पर किसी को तो नजर रखनी ही होगी। और बेचारे को ऐसा लगने लगता है जैसे वो किसी जेल में हो। इसके बाद हम एक बड़े ही सुंदर से बागीचे को देखते हैं, जहाँ की एक लड़की की ग्रैंडमा बता रही थी कि एक जगह पर ऐसा गार्डन है जहाँ की दुनिया के सारे पेड़ पौधे मौजूद हैं और उस गार्डन का नाम आमाहारा है। ये सुन के शैमी बड़ी खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिन एक मांगा पढ़ रहा था और वो पढ़ते पढ़ते रोने लगता है। कितना बुरा हुआ, फेंका हुआ खाना खा के बेचारे का पेट खराब हो गया। तभी यूकियो आकर उसकी बुक को छीन लेता है। तुम ये कर क्या रहे हो? मैंने तुम्हें जो बुक्स दी थी वो कहाँ है? तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, ठीक है? जो तुमने मुझे बुक्स दी थी वो मैंने अच्छे से रख दी है। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बेवकूफ को बेवकूफ समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें वो बुक्स पढ़ने को दी थी, ना कि सजाने को। रिन भड़क जाता है, तुम मुझे लेक्चर कैसे दे रहे हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या तुम? हाँ वो सब ठीक है, मेरे आने से पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद वो तैयार होने लगता है तो रिन कहता है, ओए होए, तुम एक्सॉर्सिस्ट के काम से जा रहे हो ना? तो चलो चलो मुझे भी लेके चलो, मुझे कुछ वहाँ सीखने को मिलेगा। पहले तो यूकियो मना कर देता है, पर बार बार उसके गिड़गिड़ाने पर उसे मानना ही पड़ता है। इसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ यूकियो रिन से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं काम निपटा कर आता हूँ। तुम्हें समझ में आया ना? यहाँ से हिलना भी नहीं। ये इसका सर कुछ ज्यादा ही नहीं चढ़ रहा। और यूकियो के जाते ही रिन भी उसके पीछे चला जाता है, जहाँ उसे सामने एक बड़ा सा गेट दिखता है, पर वो गेट डीमन प्रोटेक्टेड था। तो जैसे ही वो उसे छूता है, उसे जोर का झटका लगता है, पर उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो गेट भी टूट जाता है। गेट को टूटा हुआ देखकर शैमी समझ जाती है कि वो एक डीमन है। तुम एक डीमन किसे कह रही हो? तुम ऐसे ही किसी को भी डीमन कैसे बुला सकती हो? अपने पास आता हुआ देखकर शैमी उससे डर के भागने लगती है, पर वो चल नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ यूकियो शैमी की मदर से बात कर रहा था, जो कि कहती है कि शैमी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्द ही मर जाएगी। वहीं रिन और शैमी एक दूसरे से बात करने लगे हैं और शैमी उसे डीमन बुलाने के लिए उससे माफी मांगती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद वहाँ यूकियो और शैमी की मदर आ जाती है और वो शैमी से अपने पैरों को यूकियो को दिखाने को कहती है। यूकियो जब उसके पैरों को देखता है, वो कहता है कि ये तो रूट्स हैं, इसके पीछे डेफिनेटली एक डीमन है। उसकी मदर को लगता है कि शायद उसकी बेटी पोजेस्ड है, पर यूकियो कहता है कि वो डीमन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो किसी ह्यूमन को पोजेस कर सके, पर वो कोई ऐसा डीमन है जो कि प्लांट्स या ग्रास को पोजेस करते हैं। और वो जमीन से होते हुए शैमी के पैरों तक पहुंच गया और अब उसकी सोल को धीरे धीरे खा रहा है। और उस डीमन की बॉडी जरूर इसी गार्डन में कहीं है। तुमने जरूर कभी उससे बात की होगी, याद करो। पर शैमी कहती है कि उसने कभी किसी डीमन से बात नहीं की है। तभी उसकी मदर कहने लगती है, मुझे पता था, ये सब कुछ तुम्हारी दादी की वजह से ही हो रहा है। शैमी कहती है कि इसमें दादी की कोई गलती नहीं है, पर तभी कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो उन दोनों को बताती है कि वो अपनी दादी की मौत के बाद ऐसे ही है। उसने स्कूल जाना बंद करके सारा दिन गार्डन में बिताना शुरू कर दिया। इसके बाद हम शैमी का पास्ट देखते हैं। उसकी दादी की मौत के बाद उसे नहीं पता था कि गार्डन का ख्याल कैसे रखते हैं। तभी एक फूल उससे बात करने लगा और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस गार्डन को हरा भरा रखने में मदद करूंगा और बदले में तुम्हें मुझे हमेशा के लिए यहाँ रहने देना होगा, प्रॉमिस करो। शैमी अपने दादी के गार्डन को बचाना चाहती थी, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे प्रॉमिस कर दिया। जैसे ही शैमी सोकर उठती है, उसे सीधा अपने पौधों का ही ख्याल आता है और वो उन्हें पानी देने पहुंच जाती है। तभी वहाँ रिन आता है और उससे कहता है कि उसकी माता श्री उसके लिए बहुत फिक्र करती है, पर शैमी कहती है कि वो करे क्या, वो अपनी दादी के गार्डन को नहीं छोड़ सकती, नहीं तो इसकी हालत फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो रिन उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी यही चाहती होगी कि तुम दिन भर गार्डन में ही पड़ी रहो, ना ही स्कूल जाओ, ना ही दोस्त बनाओ और ना ही बाहर की दुनिया के बारे में कुछ जानो? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी दादी यही चाहती होगी तुम्हारे लिए? तब जाके उसे अकल आती है कि उसकी दादी तो चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे, और वो रोने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर यूकियो आता है। तभी वही डीमन वहाँ पर आ जाता है और शैमी को आकर पकड़ लेता है। मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ने नहीं दूंगा। डीमन को हराने के लिए यूकियो रिन की मदद मांगता है। ये सुन के रिन शर्माते हुए कहता है, आखिरकार तुम्हें अपने बड़े भाई की जरूरत पड़ी गई। वो अपनी
तलवार निकालकर उस पर हमला करने जाता है, पर बार बार वो डीमन शैमी को ही अपने सामने कर देता था। तो यूकियो कहता है कि रिन पीछे हट जाओ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे दोनों को ही शूट करना होगा। डीमन को लगता है कि वो फेंक रहा है और वो कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सही हो या फिर गलत? शैमी को गोली लगते ही वो डीमन उसे छोड़ छाड़ कर वहाँ से भागने लगता है। तो रिन उसके पास जाकर एक ही हमले से उस डीमन को खत्म कर देता है। यूकियो शैमी से कहता है तुम्हारे पैरों पे से जड़ें जा चुकी हैं, खड़ा होने की कोशिश करो। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है, जिसे देख के वो घबराने लगती है। तो रिन उसके टकले पे मारता है, छुटकी आगे जा और अपनी माता श्री से माफी मांग। कुछ प्यार भरी और दिल से बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यूकियो रिन को दिखाता है कि उसकी गन में जो गोलियां थी वो नकली थी। अगले दिन रिन खुली आंखों से बंद आंखों का सपना देख रहा था। वो सपने में एक कूल सी एंट्री लेता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ही झटके में मार गिराता है। शैमी उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और तभी अचानक से वो लड़कियों से घिरा हुआ था, जो कि सारे उसके पीछे लट्टू हो चुकी थी। तभी टीचर आके उसे जगा देता है। वहीं ये सारी चीजें पीछे एक लड़का बड़े ही गुस्से से देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर इसे यहाँ क्यों लाया गया। इसके बाद सभी क्लासों में रिन सोता ही रहता है। एक टीचर उसे ग्रिमोर के बारे में बताते हैं, जिसमें की सारी चीजें बताई गई है कि ह्यूमंस डीमंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकते हैं। इसके बाद यूकियो सभी के टेस्ट रिजल्ट्स लेकर आता है और रिन देखता है कि शैमी बहुत खुश है। वो बताती है कि उसे पता है कि उसने टेस्ट में बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उनकी फैमिली की फार्मेसी शॉप है। पर जब वो टेस्ट रिजल्ट लेने जाती है उसके नंबर्स कम आए थे और यूकियो उससे कहता है कि वो अपने बनाए हुए नाम प्लांट्स को ना दे, बल्कि जो उनके एक्चुअल नाम है वो यूज करे। और ये सब सुन के रिन हंसने लगता है। पर जब वो अपना रिजल्ट लेने जाता है उसे बस 2 नंबर मिले थे। इसके बाद रियूजी की बारी थी और उसके 98 मार्क्स आए थे। कि इसके 98 कैसे आ सकते हैं? रियूजी कहता है क्योंकि मैं यहाँ एक्सॉर्सिस्ट एग्जाम देकर आया हूँ, तुम्हारी तरह डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है। तुम्हें छोड़कर यहाँ सभी लोग एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए सीरियस हैं। तुम्हारी तरह हम सब सोते नहीं रहते। तुम अगर एक्सॉर्सिस्ट बनना ही नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। रिन कहता है कि तुम ये बकवास करने वाले होते कौन हो, और मैं भी यहाँ एक्सॉर्सिस्ट ही बनने आया हूँ। इसके बाद पूरी क्लास मिलकर उन दोनों के झगड़े को शांत कराते हैं, जिसके बाद क्लास खत्म हो जाती है। यूकियो रिन को बताता है कि रियूजी भी उसी की तरह स्कॉलरशिप लेकर आया है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है। इसके बाद यूकियो अपनी अगली क्लास के लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ रिन को पता लगता है कि क्योंकि वो अजनबियों के सामने बहुत ज्यादा घबराती है, वो ना ही मिडिल स्कूल गई ना ही वो अब हाई स्कूल जाना चाहती है। वो किसी तरह बस ग्राम स्कूल को अटेंड कर रही है। आगे वो रिन से पूछती है कि क्या उसके दोस्त हैं, पर रिन कहता है कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपना दोस्त बनने को कहने ही वाली थी, तभी वहाँ रियूजी आ जाता है और कहता है देखो इन छिछोरों को सरेआम लगे हुए हैं, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर तुम्हारी दोस्त? रिन कहता है कि ना ही ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी दोस्त। ये सुन के शैमी को बुरा लगता है। इसके बाद फिर से उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स को फिजिकल ट्रेनिंग में जाना था, जहाँ रियूजी और रिन डीमन फ्रॉग से बचकर भाग रहे थे। ये देख के रियूजी के दोस्त कहते हैं रियूजी काफी तेज है, और रिन तो उससे भी तेज निकला। ये सुन के रियूजी भड़क जाता है और उसे खींच के लात मारता है और वो डीमन रियूजी के पास पहुंच चुका था। तभी टीचर उस डीमन को पीछे खींच लेते हैं, जिसके बाद फिर से उन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और रियूजी कहता है कि मैं तुमसे हारने से अच्छा तो मरना पसंद करूंगा। और आखिरकार वहाँ टीचर को आकर उन्हें अलग कराना पड़ता है। वो रियूजी को साइड में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अकेडमी के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हो, अगर तुम ऐसे ही उससे झगड़ते रहे तो तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। रियूजी कहता है कि एक झगड़े में दोनों ही लोग जिम्मेदार होते हैं, तो कोई उससे क्यों नहीं समझा रहा। तो टीचर कहते हैं कि रिन थोड़ा स्पेशल है, डायरेक्टर ने इन सभी चीजों के लिए हमें मना किया है। वहीं रियूजी के दोस्त रिन को बताते हैं कि रियूजी का एक ही सपना है कि वो सेटन को हराना चाहता है। रिन सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही है, ये कितना बचकाना है ना, इसमें बचकाना क्या है। इसके आगे वो बताते हैं कि रियूजी उनके टेम्पल को फिर से बनाना चाहता है, जो कि ब्लू नाइट में तबाह हो गया था। पर वो ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि रिन को ब्लू नाइट के बारे में नहीं पता था। वो उसे बताते हैं कि 16 साल पहले दुनिया के सभी ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट एक जगह इकट्ठा हुए थे ताकि वो सेटन को रोक सके। पर तभी अचानक से उन सभी के शरीर से ब्लू कलर की आग जलने लगी और वो सभी एक साथ जलकर मर गए। और ब्लू फ्लेम्स सेटन का ही साइन है। उस इंसिडेंट में सिर्फ हमारे फादर ही बच पाए थे, जिसके बाद उन्हें हाई प्रीस्ट बना दिया गया। पर उस घटना के बाद से सभी लोग उसे एक कर्स्ड टेम्पल कहने लगे और सभी ने वहां जाना बंद कर दिया। हम तीनों उसी टेम्पल से बिलोंग करते हैं और रियूजी के साथ साथ हम भी उसे फिर से रिबिल्ड करना चाहते हैं, और यही वजह है कि रियूजी एक्सोसिस्ट बनने के लिए इतना सीरियस है। इसके बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स की भी सेम ट्रेनिंग चल रही थी, पर तभी टीचर को किसी का फोन आता है और वहां से जाने से पहले वो कहते हैं कि कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ ट्रेनिंग नहीं करेगा। रियूजी रिन से कहता है तुम बस एक अमीर लड़के हो जो कि यहाँ अपने पैसों के दम पर बस मजे करने आए हो। मुझे नहीं लगता कि तुम एक्सोसिस्ट बनने के
लिए बिल्कुल भी सीरियस हो। रिन कहता है कि मैं एक्सोसिस्ट बनना चाहता हूँ, आखिर मैं ये कैसे साबित कर सकता हूँ। तो रियूजी कहता है उस डीमन फ्रॉग को टच करके वापस आ जाओ। अगर मुझे खुद को साबित करने के लिए यही करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा कहूंगा? गधे के बच्चे, अगर कुछ हो गया और मैं मर गया तो? वैसे भी मेरा गोल भी तुम्हारे जैसा ही है, मुझे उससे पहले बिल्कुल रिस्क नहीं लेना। रियूजी कहता है गोल, घंटा गोल, तुम बस एक डरपोक हो। और वो मन में सोचने लगता है कि ये भी बाकी लोगों जैसा ही है। इसके बाद हम रियूजी का पास्ट देखते हैं। वो अपने फादर को याद करता है और सोचता है कि कैसे वो बचपन से ही एक एक्सोसिस्ट बनकर सेटन को हराना चाहता था, पर ब्लू नाइट की घटना के बाद से सभी लोग उससे और उसके फादर से दूर रहने लगे हैं। और जब भी वो डोनेशन के लिए जाते थे सभी लोग डर से दरवाजा ही नहीं खोलते थे और अंदर से ही उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे। तो उसके फादर ने उससे कहा था कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, तुम जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, तुम्हें टेंपल की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी दिन उसने डिसाइड किया था कि वो कड़ी मेहनत करके एक्सोसिस्ट बनेगा और सेटन को जरूर हराएगा। इसके बाद वो जोश जोश में उस डीमन के पास चला जाता है और फिर से ऐलान करता है कि वो सेटन को जरूर मारेगा। ये सुन के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और वो मेढक उसे खाने ही वाला था, पर तभी रिन कूद के बीच में आ जाता है और वो मेढक रिन को ही मुंह में दबा लेता है। पर रिन की आंखों में देखकर वो मेढक डर जाता है और वो मेढक उसे खाता नहीं है। जिसके बाद वो रियूजी से कहता है तुम जमाई बैल बुद्धि हो, पर मैं तुम्हें बता दूं वो मैं होऊंगा जो कि सेटन को मारेगा, तुम नहीं। चिंदी चोर तो तुम हो, तुम्हारा तो गोल भी ओरिजिनल नहीं है, तुमने मुझसे चुराया है। अबे ओ, ओरिजिनल गोल है ये, ठीक है। जिसके बाद फिर से उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। वहीं यूकियो पास में ही छुपा हुआ था और वो कॉल पे कहता है उसने कुरिकारा स्वॉर्ड बाहर नहीं निकाली, सब कुछ कंट्रोल में है। वहीं मफिस्टो किसी का इंतजार कर रहा था और वहाँ पर उसका छोटा भाई अमाइमोन आता है, जिसे कि वो किंग ऑफ अर्थ कह के बुलाता है। मफिस्टो उससे पूछता है गैना में सब कुछ कैसा है? सभी लोग बड़े ही भड़के हुए हैं क्योंकि तुमने उन्हें बताया नहीं कि सेटन का बेटा असाया में ही है। यहाँ पे बेसिकली गैना डीमंस के डायमेंशन को कहा जाता है और असाया ह्यूमंस के। मफिस्टो कहता है हमारे भड़के हुए भाइयों को कहना कि हमारे सबसे छोटे भाई का ख्याल मैं रख रहा हूँ और सारी चीजें बड़ी ही अच्छे से चल रही हैं। आगे अमाइमोन पूछता है तुम वापस कहना कब आने वाले हो? पर मफिस्टो कहता है कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि हमारे भाइयों को इंतजार करना नहीं पसंद। उसके जाने के बाद मफिस्टो कहता है मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, मेरे जैसे के लिए ये जगह तो स्वर्ग है और वैसे भी खेल तो अभी ही शुरू हुआ है। अगले दिन जब शमी स्कूल जा रही थी उसकी माँ पूछती है कि क्या तुमने स्कूल में कोई दोस्त बनाए? पर शमी बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है और रास्ते में वो याद करती है कि कैसे रिन ने कहा था कि वो उसका दोस्त नहीं है। ये सोच के वो रोने लगती है, पर वो खुद को चुप कराते हुए कहती है कि आज वो नए दोस्त बनाकर रहेगी। जब वो क्रैम स्कूल पहुंचती है उसके सामने कामिकी और पाकू होते हैं, जिनसे जल्दबाजी में वो मिलने जाने लगती है, पर इसके चक्कर में वो गिर जाती है। कामिकी उसे इग्नोर कर कर चली जाती है, पर पाकू कहती है कि ध्यान से चला करो और वो भी उसके पीछे ही चली जाती है। इसके बाद वो सभी क्लास में पहुंचे हुए थे जहाँ यूकियो उनसे कहता है कि 6 महीनों में तुम्हारी समर की वेकेशन शुरू होने वाली है, पर उससे पहले तुम्हारा ऑथराइजेशन एग्जाम होगा जिसमें कि तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स को देखा जाएगा और इसकी ट्रेनिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। जिसके लिए यूकियो सभी को फॉर्म्स देने लगता है। उस फॉर्म में एक टाइटल की जगह थी जिसके बारे में रिन को कुछ नहीं पता था, तो वो रियूजी से जाकर इसके बारे में पूछता है, पर हमेशा की तरह रियूजी कहता है कि जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम कैसे एक्सोसिस्ट बन जाओगे। पर कामिकारा उसे बताता है टोटल 5 तरह के टाइटल्स होते हैं जो कि तुम्हारी स्किल के हिसाब से सिलेक्ट किए जाते हैं, नाइट, ड्रैगन, आर्या, डॉक्टर और टेमर। इन सभी के फाइट करने का तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता है, तो तुम्हें अपने स्टाइल के हिसाब से एक टाइटल को चूज करना होगा। उनकी मदद के लिए रिन उनका शुक्रिया अदा करता है और पूछता है कि वो कौन से टाइटल्स में अप्लाई करेंगे। वो दोनों आर्या में ट्राई करने वाले हैं और रियूजी आर्या और ड्रैगन दोनों में, और यूकियो के पास तो ड्रैगन और डॉक्टर दोनों का टाइटल है। रिन सोचने लगता है कि उसे किस तरह का टाइटल चूज करना चाहिए और उस गधे के दिमाग में ड्रैगन या आर्या आता है। तुम सच में जमाई गधे हो क्या? वो दोनों ही गन का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ नाइट ही है जो कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे कौन सा टाइटल चूज करना है। इसके बाद वो सभी अपनी अगली क्लास में पहुंचते हैं जहां टीचर उन्हें डीमंस को समन करना सिखाते हैं। वो अपना ब्लड वहां गिराकर एक डीमन डॉग को समन करते हैं और कहते हैं कि तुम इसी तरह एक डीमन को समन कर सकते हो जो कि सिर्फ तुम्हारी ही बात मानेगा। जिसके बाद सभी स्टूडेंट्स की बारी थी और वो सबको एक मैजिक सर्कल वाला पेपर दे देते हैं। सबसे पहले कामिकी ट्राई करती है और वो 2 डीमन फॉक्सेस को समन कर देती है। ये देख के शमी भी एक्साइटेड हो जाती है और वो जब इसे ट्राई करती है उसने एक प्यारा सा डीमन बेबी प्लांट समन किया था। टीचर सभी से कहते हैं कि टेमर्स को हमेशा अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए क्योंकि अगर वो कभी भी कमजोर होते हैं तो उनका डीमन उन्हीं पर अटैक कर देगा, और शमी उस प्लांट का नाम मी रखती है। क्लास खत्म होने के बाद शमी कामिकी का पीछा करने लगती है और उसके इग्नोर करने के बावजूद भी वो उसे बार बार रुकने को कहती रहती
है। कामिकी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, क्या चाहिए तुम्हें। शैमी घबराई हुई कहती है कि मैं तो बस सिर्फ दोस्त बनाना चाहती थी, मेरा आज तक कोई भी दोस्त नहीं बना। तो कामिकी कहती है ठीक है, आज से तुम मेरी दोस्त हो। पर तुरंत ही वो उसे अपना बैग थमा देती है और कहती है कि दोस्त तो एक दूसरे का काम करते ही है। और शैमी खुशी खुशी उसका बैग लेकर उसके पीछे जाने लगती है और ये सारी चीजें रिन देख लेता है। इसके बाद से ही कामिकी उससे अपना हर काम करवाने लगती है और ये नादान बालिका दोस्ती के नाते सब कुछ खुशी खुशी करती रहती है। आगे रिन और यूकियो हॉस्टल के बाहर बाकी के स्टूडेंट्स का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर में ही बाकी के स्टूडेंट्स वहां पहुंच जाते हैं और उनके हॉस्टल की खस्ता हालत देखकर काफी डिसअपॉइंटेड थे। और यहाँ पर भी कामिकी शैमी को अपना बैग पकड़ा देती है। इसके बाद जब उन सभी का पेपर खत्म हो जाता है, कामिकी पाकू को साथ में नहाने को कहती है और शैमी उनके बिना बुलाए भी उनके पीछे चली जाती है। लेकिन अंदर जाने से पहले कामिकी उसे रोक देती है और उसे खुद के लिए एक फ्रूट मिल्क लाने को कहती है। ये सुन के शैमी उदास हो जाती है। तभी वहाँ रिन आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, पर शैमी कहती है कि कुछ नहीं और वहाँ से जाने लगती है। पर रिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उन्होंने तुम्हें अपना नौकर बनाकर रखा है, कब तक ऐसा करती रहोगी। पर शैमी कहती है कि वो उनकी नौकर नहीं दोस्त है, दोस्त तो एक दूसरे का काम करते ही है। रिन कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है या खुद को बस दिलासा दे रही हो। शैमी कहती है कि तुम ये सब नहीं समझ सकते, तुम्हारे तो इतने सारे दोस्त हैं, वो मेरी पहली दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। अंदर पाकू उससे पूछती है कि तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो। कामिकी कहती है कि उसने मुझे परेशान करके रखा था तो इसीलिए मैंने उसे नौकर बना लिया, वो मेरे दोस्त बनने लायक है ही नहीं, पर तुम मुझसे अलग हो। इसके बाद हम उसका पास्ट देखते हैं जहाँ कामिकी का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो डीमंस को देख सकती थी तो सभी लड़कियां उसके बारे में अजीबोगरीब बातें करने लगी। लेकिन तभी वहाँ पाकू आ जाती है और उसकी बुक्स उठाने में मदद करती है, जिसके बाद ही उन दोनों ने साथ में डिसाइड किया था कि वो क्रैम स्कूल में आएंगे। वहीं प्रेजेंट में पाकू कहती है कि वो क्रैम स्कूल छोड़ रही है क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले वो काफी पीछे चल रही है और उसे नहीं लगता कि ये चीज उसके लिए बनी है। तो अभी एक डीमन उनके ऊपर हमला कर देता है और उनकी चीखें वो दोनों सुन लेते हैं। वहीं कामिकी अपने दोनों फॉक्सेस को समन करती है, पर पाकू की हालत देख के कामिकी घबरा जाती है और वो दोनों फॉक्सेस उसी पर ही हमला कर देते हैं। पर उसी वक्त रिन आकर कामिकी को बचा लेता है, जिसके बाद कामिकी उस पेपर को फाड़ देती है और वो दोनों फॉक्स गायब हो जाते हैं। वहीं रिन कामिकी के सामने अपनी स्वॉर्ड को निकाल नहीं सकता था। उसी वक्त वहाँ शमी आ जाती है और रिन मुक्का मार के उस डीमन को पीछे कर देता है और मियू से पाकू के जख्मों के लिए एक प्लांट देता है। वो डीमन रिन को मारने लगता है और उससे यंग मास्टर कह के माफी मांगता है क्योंकि वो किसी और के कंट्रोल में है। रिन उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाला था पर उसी वक्त वहाँ यूकियो आकर उस पर गोली चला देता है, जिससे वो डीमन वहाँ से भाग जाता है। आगे शमी रिन को बताती है कि पाकू की हालत अब पहले से ठीक है। वहीं कामिकी कह रही थी कि वो अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर पाई और रिन अपनी टी शर्ट उतार कर उसे पहनने को दे देता है, पर जो बंदा उस डीमन को कंट्रोल कर रहा था वो उनका टीचर ही है। अगले दिन जब रिन ब्रश कर रहा था, कामिकी उसके पास आती है और कहती है कि कल मैं रो रही थी, ये किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। रिन कहता है ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, जिसके बाद वो शर्माते हुए रिन को उसकी टी शर्ट दे देती है। रिन ये देख के खुश हो जाता है कि फ्री में उसकी टी शर्ट धुल के वापस आ चुकी है। इसके बाद वहाँ यूकियो आता है और पोको को इंजेक्शन लगाने के बाद उसे रेस्ट करने को कहता है और वो रिन को बताता है कि उन्हें अभी तक नहीं पता चला कि वो डीमन किसके कंट्रोल में था। वहीं कामिकी पाकू से माफी मांगती है क्योंकि उसी ने उसे यहाँ आने के लिए फोर्स किया था और पाकू उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, चाहे मैं किसी और स्कूल में चली जाऊं पर हमेशा हम दोस्त ही रहेंगे। वहीं रिन छत पे लेटा हुआ था और सोच रहा था कि आखिर उस डीमन को कंट्रोल कौन कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर शमी आ जाती है और रिन घबरा कर उठने लगता है। इसके बाद शमी सभी की चादरों को सुखा रही थी। रिन पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। शमी बताती है कि वो लोगों की मदद कर रही है, जैसे कि रिन एक्सॉर्सिस्ट बनकर लोगों की मदद करना चाहता है। इसके बाद वो सभी क्लास में बैठे हुए थे पर कामिकी का ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं था और जब टीचर उससे सवाल पूछती है उसे उसका जवाब नहीं आता था। इसके बाद वो रियूजी से सवाल पूछती है जो उसके हर सवाल का सही जवाब दे रहा था। टीचर के जाने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं पर कामिकी कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो बोल भी कौन रहा है जिसे खुद नहीं आता था। ये सुन के कामिकी भड़क जाती है और कहती है कि तुम आर्या बनना चाहते हो ना, ये मत भूलो कि आर्या को टेमर ही प्रोटेक्ट करते हैं और मैं एक टेमर हूँ, ये मत भूलो कि तुम मुझ पर ही बोझ बनने वाले हो। इसके बाद उन दोनों में बहस छिड़ जाती है और कामिकी उसके गोल का मजाक उड़ाती है कि वो कभी भी सेटन को नहीं मार सकता। तो रियूजी उससे पूछता है अच्छा तो तुम्हारा गोल क्या है। कामिकी कुछ याद करती है और कहती है कि वो कभी भी किसी को ये नहीं बताएगी क्योंकि उसे कुछ लोगों की तरह शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं पसंद। ये सुन के रियूजी भड़क जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है और जब उनकी लड़ाई को रोकने के लिए रिन बीच में आता है, कामिकी का चाटा जाकर सीधा उसे ही लगता है और इससे पहले कि रिन उसके रैप्टा मारता, वहाँ यूकियो आ जाता है। रात को वो सभी हॉस्टल
हॉस्टल के अंदर होते हैं और उनके पैरों के ऊपर डीमन रॉक्स रखे हैं और रिन रियोजी पर भड़क रहा था कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम ही क्लास में लड़ रहे थे। तभी वहाँ यूकियो आता है और कहता है कि अगर क्लास में फिर से कोई लड़ा तो इसकी सजा तुम सबको मिलेगी। कैंप इसलिए रखा गया है ताकि तुम एक साथ डीमन से लड़ना सीखो, ना कि तुम आपस में ही लड़ने लग जाओ। एक्सोसिस्ट अकेले काम नहीं कर सकते, सभी की अपनी स्किल्स होती है जो कि दूसरे की वीकनेस को छुपाती है, और अगर तुम सही समय पर इसे नहीं समझ सकते तो रियल बैटल में तुम्हारी जान चली जाएगी। अभी मैं 3 घंटे के लिए एक मिशन पर जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम लोग ऐसे ही रहोगे। पर उसके वहाँ से जाते ही कामिकी और रियोजी फिर से लड़ने लग जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ लाइट चली जाती है और वो देखते हैं कि सिर्फ उनकी बिल्डिंग की ही लाइट गई थी। तभी वहाँ पे वही डीमन वापस आ जाता है। शमी सोचती है कि उसे सभी को बचाना होगा और वो मी से मदद मांगती है। मी अपने अंदर से बड़ी बड़ी सी जड़ें निकालता है और उस डीमन को कैद कर देता है। वो देख के सभी लोग खुश हो ही रहे थे, तभी वो डीमन वहाँ से हिलने लगता है। रिन यूकियो को कॉल लगाता है पर वो उसका फोन नहीं उठाता, तो रिन सभी से कहता है कि वो अंदर उस डीमन से लड़ने जा रहा है। जैसे ही उन सभी को मौका मिले वो यहाँ से भाग जाएं। वो रिन को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं सुनता। अंदर रिन देखता है कि वो डीमन उन सभी जड़ों को बड़ी ही जल्दी जल्दी काट रहा था, तो वो बाहर आकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने लगता है। रेंजो शमी को बैरियर हटाने को कहता है ताकि वो वहाँ से जा सके, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ एक और डीमन है जो कि उन जड़ों को तोड़ता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। ये देखकर रियोजी कहता है कि मैं उससे लड़ूंगा, मुझे 20 के 20 चैप्टर याद हैं। तभी कोमरू बोलता है वो 20 नहीं 21 चैप्टर्स हैं और मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। कामिकी कहती है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, शमी यहाँ हमें बचाने की कोशिश कर रही है और तुम चाहती हो हम उसे छोड़कर चले जाएं। वहीं रेंजो भी लड़ने के लिए अपना वेपन निकाल लेता है। कामिकी कहती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, अब क्या हुआ, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, तुम अपनी जान बचाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। रिन वहाँ लाइट जाने की वजह चेक करने लगता है। उसी वक्त वो डीमन उसके ऊपर हमला कर देता है। रिन उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है पर वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। डीमन फिर से रिन पर हमला करने जाता है पर वो उसी वक्त ब्लू फ्लेम से घिर जाता है, जिससे वो डीमन पीछे हो जाता है। तभी वहाँ उसका टीचर पहुँचता है और कहता है तो तुम ही हो सेटन के बेटे। वहीं दूसरी तरफ रियोजी मंत्रों को पढ़ रहा था पर उसी वक्त शमी बेहोश हो जाती है, जिससे उसका बैरियर वहाँ से हट जाता है। वहीं रिन समझ जाता है कि वो टीचर ही था जिसने कल भी उन पर हमला किया था। रिन अपने एक ही हमले से उस डीमन को खत्म कर देता है और ये देखकर वो टीचर वहाँ से निकल लेता है। शमी की हालत देखकर कामिकी अपने 2 फॉक्सेस को समन करती है और पिछली बार उस पर हमला करने के लिए उन्हें डांट लगाती है और फिर उनसे उस डीमन पर हमला करवाती है, पर उनके हमले से उस डीमन का कुछ नहीं होता। वो डीमन रियोजी का सर पकड़कर उसे उठा लेता है पर रियोजी फिर भी अपना मंत्र पढ़ता जाता है और जैसे ही वो उसे खाने वाला था वो मंत्र कंप्लीट हो जाता है और वो डीमन खत्म हो जाता है। तभी वहाँ भागा भागा रिन पहुँचता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो जिंदा कैसे है और उससे पूछते हैं उस डीमन का क्या हुआ, अपन ने टपका दिया उसे। तभी रियोजी उसे एक पंच मारता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो। वहीं कामिकी शमी से कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती पर क्योंकि उसने आज उनकी जान बचाई है उसके लिए थैंक यू। वहीं रियोजी अभी तक रिन पे भड़का ही हुआ था पर तभी वहाँ पर यूकियो आ जाता है और उसके साथ उनका टीचर भी था। रिन उसकी हरकतों के बारे में यूकियो को बताने ही वाला था पर तभी वहाँ मफिस्टो प्रकट होता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मैं अपनी एकेडमी में मिडिल क्लास के डीमंस को आने दूंगा। और तभी सारे छुपे हुए टीचर वहाँ पहुँच जाते हैं और मफिस्टो बताता है यही था तुम्हारा एस्क्वायर एग्जाम और तुम सभी ने उसे कंप्लीट कर दिया है कि हर जगह टीचर्स छुपे हुए थे और अगर तुम्हें कुछ भी होने वाला होता तो वो तुम्हें बाहर आकर बचा लेते। इसके बाद वो सभी रेस्ट कर रहे थे और रिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता इस तरह का सरप्राइज एग्जाम कौन लेता है। तभी शमी को होश आ जाता है तो कोमरू उसे बताता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें जरूर सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर तुम नहीं होती तो हम में से कोई भी पास नहीं होता, तुम्हारा 10-15 किलो धन्यवाद। ये सब सुन के शमी शर्माने लगती है। इसके बाद वो सभी रिन से पूछते हैं कि उसने आखिरकार अकेले ही उस डीमन को कैसे हरा दिया। रिन कहता है मैंने बस वो तलवार निकाली और उसे काट दिया। क्या बात कर रहे हो, तुम तो सच में कमाल के हो और एक नाइट बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। जिसके बाद बाकी भी उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो अपनी तारीफ सुन के पिघलने लगता है। वहीं कामिकी सोचती है कि आखिरकार इसने एक मिड क्लास डीमन को अकेले कैसे हरा दिया। तभी यूकियो उस टीचर के पास पहुंचता है और कहता है कि जो भी आपने किया वो हमारे अग्रीमेंट के खिलाफ था। सभी टीचर्स स्टूडेंट्स पर नजर रख रहे थे पर आपने जानबूझकर स्टूडेंट्स की जान पर खतरा डाला और पूरी कोशिश की कि रिन अपनी पावर्स को बाकी के स्टूडेंट्स के सामने दिखाए। आप जानते हैं कि बहुत कम टीचर्स हैं जो कि उसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं और सर फील्ड्स ने सभी टीचर्स को इसके बारे में बताया हुआ है। टीचर कहता है कि मुझे पता है कि सर फील्ड्स ने हमसे क्या कहा है पर यह भी उनका ही ऑर्डर था कि मैं उसे मारने की कोशिश करूं। वो टीचर आगे कहता है फील्ड्स ने मुझसे कहा था कि मैं उसे मुसीबत में डालूं ताकि
ताकि हम उसकी पावर्स की लिमिट को जान सकें। और वहाँ से जाने से पहले वो कहता है, फिक्र मत करो बच्चे, मैं उसे अभी मारने नहीं वाला। वहीं शैमी अपनी शॉप पर थी और अपनी तारीफों को याद करके मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पर यूकियो आता है और एग्जाम के बाद वो उसके फ्यूचर के बारे में बात करने आया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसे खतरा महसूस होता है। वहीं दूसरी तरफ वही टीचर रिन को मारने आया हुआ है, पर यूकियो ने पहले ही रिन की जगह वहाँ तकिया रख दिया था। वहीं दूसरी तरफ शैमी रिन को जगाती है और उसे बताती है कि जब वो सो रहा था यूकियो उसे यहाँ लेकर आ गया और उसी वक्त वहाँ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। टीचर डीमन हैंड से उस पर हमला करता रहता है, पर यूकियो अपनी गोलियों से उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा था। लड़ते लड़ते वो दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ भी यूकियो उनके डीमन हैंड्स को डिस्ट्रॉय करता रहता है, पर तभी एक हाथ उसके पैरों को पकड़कर घसीटने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर वो एक डीमन को समन कर देते हैं। यूकियो उस डीमन को शूट करता है, पर इससे उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। उल्टा वो उसे उठाकर दीवार पर मार देता है। वो डीमन यूकियो को मारने ही वाला था, पर तभी रिन अपनी तलवार फेंक कर उस डीमन को जला देता है। रिन टीचर पर हमला करने जाता है, पर वो उसके ऊपर होली वाटर फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम भले ही इंसान जैसे दिखते हो, पर हो तो एक डीमन ही। वो फिर से उन पर हमला करने जा रहा था, पर तभी वो डीमन उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर से उसकी गर्दन अलग करने लगता है। पर उसी वक्त यूकियो मैजिक सर्कल को मिटा देता है, जिससे वो डीमन वहां से गायब हो जाता है। तभी रिन अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? मैं ब्लू नाइट का एक सर्वाइवर हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए सेटन ने मेरी बॉडी को पोजेस कर लिया था और मैंने अपनी एक आंख खो दी। मेरी पूरी फैमिली ने मेरी मदद करने की कोशिश की, पर सेटन ने उन सभी को जला दिया। मैं सेटन को कभी माफ नहीं कर सकता और ना ही किसी डीमन को, और उसके बेटे को तो बिल्कुल भी नहीं, भले ही ऐसा करने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पर रिन बदले में कुछ नहीं करता और कहता है कि अब तो आपको शांति मिल गई ना, पर अगर आपका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ तो आप जितनी बार चाहे मुझ पर हमला कर सकते हैं, पर कभी भी हमारे बीच में आम लोगों को मत लाना। आपके पिछले हमले में मासूम स्टूडेंट्स की जान जा सकती थी। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और जाते हुए कहता है कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जो कि तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद शमी वहाँ पहुँच जाती है। हड़बड़ाहट में वो अपनी पूंछ छुपाता है और शमी के पूछने पर कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर शमी उसे डांट लगाती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ बैठो। जिसके बाद वो मी से दवाई मांग कर उसे लगा देती है। शमी रोने लगती है और कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया, वो एक टेमर बनेगी। इसके बाद क्लास में मेफिस्टो सभी को बधाई देता है क्योंकि वो एस्क्वायर एग्जाम में पास कर चुके थे और इस खुशी में वो सभी पार्टी करेंगे। इसके बाद वो सभी पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां मेफिस्टो यूकियो से कहता है आगे से कोई भी टीचर ऐसी हरकत नहीं करेगा, अब से सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। और वो माइमॉन को फोन लगा देता है और कहता है कि तुम यहाँ आ जाओ, फिक्र मत करो, एकेडमी के बाहर का बैरियर मैं संभाल लूंगा। वही मेफिस्टो का भाई सोचने लगता है मेरा भाई और फादर दोनों ही रिन से ऑब्सेस्ड हैं, जरूर वो स्ट्रॉन्ग होगा, काश वो मुझे भी कुछ टाइम के लिए एंटरटेन कर सके। आगे हम ट्रू क्रॉस एकेडमी के कुछ गार्ड्स को देखते हैं जो कि उनके साथ काम करने वाली एक डीमन कैट के बारे में बात कर रहे थे, जो कि काफी समय से अपने मास्टर का वेट कर रही है। तभी वो कहता है कि उस कैट का ओनर मर चुका है, अगर उसे ये पता लग गया तो वो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। तभी कुरो उन दोनों को घूर कर देखता है। इसके बाद हम रिन और यूकियो को देखते हैं, जहाँ की यूकियो रिन को डांट रहा था क्योंकि वो अपनी डेमोनिक पावर्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हो चुका है और अगर वो अपनी डेमोनिक पावर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गया तो वो ताकत उस पर हावी हो जाएगी और वो पूरी तरह से एक डीमन बन जाएगा। तभी यूकियो के पास कॉल आता है और वो उसे मदद के लिए बुला रहे थे। उसके साथ रिन भी वहाँ पहुंच जाता है और वो देखते हैं कि कुरो अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है। तभी रिन को कैट की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी बातें समझ पा रहा था। उसे पता लगता है कि वो कैट बहुत दुखी है क्योंकि उसके मालिक की मौत हो चुकी है। इसके बाद वो उन दोनों ऑफिसर्स के पास जाते हैं जो कि उसे बताते हैं कि अचानक से ही उसने उन पर हमला करना शुरू कर दिया क्योंकि शायद उसे पता चल चुका है कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं। रिन के पूछने पर यूकियो बताता है कि ये उनके फादर शीरो की फैमिलियर है और ये ह्यूमंस के साथ 1000 सालों से रह रही है। इसके बाद हम कुरो का पास्ट देखते हैं। पहले वो एक टेंपल में रहा करती थी जहाँ का मालिक रेशम के धागे बनाता है। वहाँ के चूहों को मारकर कुरो उनकी मदद करता था, जिसके बदले उसे बहुत अच्छा खाना मिलता था और सभी लोग गार्डियन के रूप में उसे वर्शिप करते थे। पर समय के साथ साथ सिल्क निकालने का काम खत्म हो गया और सभी लोग वहाँ से चले गए और वो अपने गार्डियन के बारे में पूरी तरह से भूल गए। कुछ दिनों बाद उसके रहने की जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये देखकर वो एक डीमन में बदल गई। वो सभी कुरो पर हमला करते हैं और उसके ऊपर होली वाटर भी फेंकते हैं, पर इन सब से उसका कुछ नहीं बिगड़ता और वो 2 लोगों पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती है। इसके बाद वहाँ यूकियो और रिन पहुंचते हैं। एक लड़की यूकियो को बताती है कि कई साल पहले जब वो उसके फादर के साथ मिशन पर गई थी, वहाँ एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अजीब सी चीजें हो रही थी और उसके पीछे कुरो का ही हाथ था। वो इसी तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कि वो
जांच कर रही है। तभी वहाँ शीरो पहुंच जाते हैं और वो उसे लड़ने की जगह बातें करते हैं और उसे शांत कराने के बाद अपना फेमिलियर बना लेते हैं और उसके बाद कूरो को गार्ड की नौकरी पर रख लेते हैं। यूकियो कहता है कि ऐसी सिचुएशन के लिए फादर ने मुझे ये बॉक्स दिया था और कहा था कि अगर कभी कूरो कंट्रोल से बाहर चली जाए तो इसका यूज करना। और यूकियो को लग रहा था कि वो उसे मारने की बात कर रहे थे और उसे लगता है कि वो वेपन बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, तो वो सभी को वहां से जाने को कहता है। तभी रिन को कैट की आवाज आती है, तुम सभी झूठ बोल रहे हो, शीरो सबसे ताकतवर था, उसे कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद सभी वहां से पीछे हट जाते हैं और यूकियो रिन को भी पीछे हटने को कहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि इसमें क्या है और क्योंकि रिन भी एक डीमन है उस पर भी इसका असर हो सकता है। पर रिन उससे कहता है कि वो बस दुखी है, तुम्हें कैसे पता नहीं, बस मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूँ और इससे पहले कि तुम उसे मारो मैं उससे बात करना चाहता हूँ। और वो प्रॉमिस करता है कि वो अपनी तलवार को नहीं निकालेगा। वहाँ जाकर वो कहता है कि मैं शीरो का बेटा रिन ओकुमुरा हूँ और ये सच है, मेरे फादर मर चुके हैं। वो फिर से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस पर अटैक करने जाता है, पर रिन अपने सर से ही उसके अटैक को रोक देता है और यहाँ तक कि उसे नीचे भी गिरा देता है। इसकी खोपड़ी खाली जरूर है पर मजबूत बहुत है और बेचारा यूकियो भी अपने भाई की दिमागी संतुलन के लिए घबरा जाता है। रिन उससे कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे फादर से बहुत प्यार करती थी और उनकी मौत की वजह से तुम बहुत दुखी हो, मेरा भी हाल कुछ वैसा ही है, तो चलो दोस्त बन जाते हैं। ये देखकर यूकियो को अपने फादर की याद आती है क्योंकि उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था और कुरो भी यही चीज को रिन के अंदर देख पाता है, जिसके बाद वो शीरो को याद करके रोने लग जाती है और अपने नॉर्मल से साइज में आ जाती है। ये सब देख के वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये पूरा कार्यक्रम मफिस्टो और उसका भाई दूर से देख रहे थे। मफिस्टो उससे पूछता है, तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? वो कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग तो जरूर है पर कितना स्ट्रॉन्ग है इसे पता लगाने में टाइम लगेगा। शाम को रिन कुरो के साथ ही बैठा हुआ था और वहाँ यूकियो पहुंचता है जो उसे बताता है कि क्योंकि अब ये तुम्हारा फेमिलियर है ये तुम्हारे साथ ही रहेगा और इसकी परमिशन मैंने ले ली है। कुरो उस बॉक्स को सूंघने लगती है और उसे उतार कर रिन के पास लेके आती है और कहती है कि ये शीरो की तरफ से एक गिफ्ट है। इसके बाद जब वो लोग उसे खोलते हैं उन्हें पता लगता है कि इसके अंदर वही वाइन है जिसे पिलाकर उन्होंने कुरो को अपना दोस्त बनाया था और यूकियो समझ जाता है कि उसके फादर कभी कुरो को मारना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसे क्या चाहिए। अगले दिन मफिस्टो का छोटा भाई दुकान से बहुत सारी चीजें खरीद ले आता है। अमाइमोन, मैंने तुमसे कहा था ना इन्फिनिटी की जगह घूमने के लिए नहीं है। एक सेकंड, तुम्हें पता है कि वो आउटफिट कितनी रेयर है? मैं तो बस लाइन में खड़ा था और मैंने खरीद ली। बहुत बढ़िया, अब से ये मेरी है और मैं हूँ जापान का सबसे महान सामुराई। चलो वो सब तो बढ़िया है पर वो है कहाँ? मफिस्टो उसे अम्यूजमेंट पार्क की तरफ इशारा करता है और कहता है कि क्या तुम अब उसके साथ खेलने को तैयार हो? वो सभी अम्यूजमेंट पार्क में बैठे थे और कामिकी और शैमी का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त वहाँ वो दोनों पहुंच जाते हैं और शैमी को देख के सभी लड़कों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं क्योंकि अब तक वो किमोनो पहन कर आती थी पर अब यूनिफॉर्म में उसका फिगर उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था। अपना हार्मोन से ग्रस्त लड़का अपने भाई के पास जाता है और कहता है, तुम देख रहे हो उसने कितनी छोटी स्कर्ट पहनी है और उसके वो भी कितने बड़े। असल में वो सभी वहाँ एक मिशन पर आए हैं जहाँ यूकियो सभी को दो दो की टीम्स में बांट देता है और रिन और शमी साथ में है। यूकियो सभी को बताता है कि इस पार्क में एक घोस्ट है, आज के लिए आम लोगों के लिए ये पार्क बंद कर दिया गया है, तो आज तुम्हारे पास पूरा दिन है उस घोस्ट को ढूंढने का। जैसे ही वो घोस्ट तुम्हें दिखे तुम मुझे या अपने टीचर को फोन कर सकते हो। आगे यूकियो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही घोस्ट है जो कि एक छोटा सा लड़का है। इसके बाद वो सभी घोस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं शमी के साथ अकेला होकर रिन कुछ अश्लील बातें सोचने लगता है। नोटी हो रहा के हैं नोटी हो रहा। पर तभी रिन देखता है कि शमी थोड़ा अजीब सा चल रही है। उसके पूछने पर जब वो मुड़ती है उसका मुंह बिल्कुल सूअर जैसा लग रहा था, पर एक जगह पर आने के बाद उसका मुंह फिर से नॉर्मल हो जाता है और बड़ी ही खुश दिख रही थी। रिन पूछता है, क्या कर रही है बे, दौरे पड़ रहे हैं तुझे? शमी बताती है कि वो बचपन से ही अम्यूजमेंट पार्क जाना चाहती थी पर क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे होते थे वो घबराहट के मारे कभी नहीं जा पाई, पर मैं फाइनली यहाँ आकर बहुत ही खुश हूँ। ये सुनकर रिन कहता है, मिशन के बाद हम साथ में भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। इसके लिए शमी तुरंत ही मान जाती है और रिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। काफी देर तक वो सभी उस घोस्ट को ढूंढते रहते हैं। तभी वो दोनों एक झूले के पास आते हैं जहाँ से रिन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वो झूला अचानक से ही शुरू हो जाता है और उन्हें वो घोस्ट दिखता है जो कि नन्ना मुन्ना सा है। शमी उससे पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? रिन कहता है कि उसके पास मत जाओ, वो एक डीमन है। क्यों बे टिंगू, तूने सबको क्यों परेशान करके रखा है? उसकी डांट सुन के वो बच्चा और रोने लगता है। शमी कहती है कि बच्चे को मत डांटो, जिसके बाद वो बच्चा शमी से
चिपक जाता है और मुझे यकीन है ये हराम का पिल्ला जानबूझकर वहाँ चिपक रहा है। वो कहता है कि मैं सिर्फ 6 साल का था। मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था जब मैं ठीक हो जाऊंगा वो मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर आएंगे, पर मैं उससे पहले ही मर गया और कभी भी बच्चों के साथ नहीं खेल पाया। उसकी कहानी सुनकर शैमी को बुरा लगने लगता है, पर तभी वो उसके संतरों में मुक्का मार के वहाँ से भाग जाता है और अपना हक किसी और को मारता हुआ देखकर रिन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे काफी देर तक ढूंढते हैं पर वो उन्हें नहीं मिलता। इसके बाद शैमी उसे अकेले ही ढूंढने चली जाती है। वो काफी सारे मिरर्स वाले रूम में जाती है जहाँ एक शीशे में उसे वही घोस्ट दिखता है। वो उसे पकड़ने जाती है पर मिरर से टकरा कर नीचे गिर जाती है। वहीं बाहर रिन यूकियो को कॉल करने लगता है पर तभी अमाइमोन उसकी स्वॉर्ड छीन लेता है। मेरा नाम अमाइमोन है और मैं एक डीमन किंग हूँ और तुम्हारा बड़ा भाई भी। तुमसे मिलकर खुशी हुई और एक और बात, मैं इसे वापस नहीं करने वाला। जिसके बाद वो स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिससे रिन अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसका पीछा करते करते ये मंदबुद्धि कप वाले झूले में चली जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है। वहीं अमाइमोन बार बार उस स्वॉर्ड को निकालता था और अंदर डालता था जिससे रिन भी बार बार क्या कर रहा है बे झिंगूर। अच्छा मैं अब समझा, ये स्वॉर्ड गहना से कनेक्टेड है और ये स्कैबर्ड वहाँ के एक डोरवे जैसा काम करता है। जब मैं इसे बाहर निकालता हूँ दरवाजा खुल जाता है और अंदर डालते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। साले कब तक ऐसा करता रहेगा। तो वो उसकी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है। परेशान होकर रिन उस पर हमला करने जाता है पर वो उससे बचकर और भी ऊपर चढ़ जाता है। रिन पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या। मैं तो बस बोर हो रहा था तो तुम्हारे साथ खेलने आ गया। इसके बाद वो अपनी पावर से वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को फिर से चालू कर देता है जिससे वहाँ के सभी झूले चलने लगते हैं। वहीं वो घोस्ट शमी को फिर से चढ़ा के भाग जाता है तो शमी को लगता है कि वो भी उसी की तरह है क्योंकि वो बचपन में कभी यहाँ नहीं आ पाया। तो शमी उसके साथ खेलने के लिए उसे ढूंढने लगती है। तभी वो झूला रिन की तरफ आने लगता है। एंड वक्त पर रिन कूदकर उससे बच जाता है और तभी अमाइमोन भी उसके पास आ जाता है और उसे अपनी एक उंगली से ही उसे इतनी जोर से मारता है कि वो सब कुछ तोड़ता हुआ नीचे जाने लगता है। रियूजी का टीममेट ये सब देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है और ये सब देख के यूकियो समझ जाता है कि एक घोस्ट इतना सब कुछ नहीं कर सकता। अमाइमोन रिन की धुलाई करने लगता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरे फादर और मेरा भाई तुमसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। तुम तो बहुत कमजोर हो। मुझे लगा था तुम थोड़ी देर के लिए तो मुझे एंटरटेन कर ही दोगे, पर लगता है मैं गलत था। तभी गुस्से में रिन उसे पकड़कर दूर फेंक देता है और अब उसने खुद पे से काबू खो दिया है। वो उस पर चीजों को फेंक कर हमला करता है और फिर उस पर कूदकर चढ़ जाता है। रिन अपनी पूरी ताकत से उसका गला दबा रहा था पर अमाइमोन को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो कहता है ये हुई ना कुछ बात और अपने एक ही मुक्के से वहाँ भूकंप लेके आ जाता है और उनके आसपास की जमीन भी फट जाती है। वहीं उस भूकंप की वजह से काफी सारी चीजें नीचे गिरने लगती हैं और एक स्टील की बीम जहाँ शमी और वो बच्चा खेल रहे थे वहाँ गिरने वाली थी। उसी वक्त रिन को शमी की चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि शमी जमे एक गधे के बच्चे की तरह वहाँ से भागने की जगह वहीं लेट चुकी है। इस लौंडिया की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है कहाँ। तभी रिन अपनी फायर पावर से उसे बचा लेता है और ये चिमकांडी बालक कहता है कि तुम्हारे साथ खेल के सच में बहुत मजा आया। मैंने आज तक कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं खेला था। उसके साथ खेलने के लिए वो उसका शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अमाइमोन ने अपने पैर से रिन को नीचे दबा रखा था। तुम तो सच में कितने बेकार हो। वो उसकी तलवार को तोड़ने ही वाला था तभी वो बंदा वहाँ पहुँच जाता है। वो अपने शरीर के अंदर से एक तलवार निकालता है और अमाइमोन पर हमला करता है और कहता है तुम अमाइमोन हो, किंग ऑफ अर्थ है ना। तुम जैसा डीमन यहाँ कैसे आ गया। तुम्हें मफिस्टो ने समन किया है क्या। इसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं पर ऐन वक्त पर अमाइमोन कहता है कि मैंने अपना मन बदल दिया है, हम कभी और मजे करेंगे और वो तलवार फेंक कर वहाँ से निकल जाता है और वो बंदा उसके पीछे जाने से पहले रिन को अपनी पूंछ छुपाने को कहता है। वहीं रिन काफी दुखी था क्योंकि वो उस डीमन के आगे कुछ भी नहीं कर पाया। ऐसे भला वो सेटन को कैसे हरा सकता है। तभी वहाँ पर शमी आ जाती है और शमी उससे सारी चीजें बता देती है और फिर वहाँ वही बंदा आता है और कहता है तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी वजह से यहाँ सब कुछ मुझे संभालना पड़ा। जिसके बाद वो अपने हुडी को उतार देती है और हम देखते हैं कि वो कोई लौंडा नहीं लौंडिया है और लौंडिया भी नहीं औरत है क्योंकि वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि उनकी टीचर है और वो एक फर्स्ट क्लास एक्सॉर्सिस्ट है और अपना नाम शूराकिरी गाकुरे बताती है। पर उससे बड़ी मिस्ट्री तो ये है उसने पट्टियों से इतना सब कुछ दबा कैसे लिया और ये मैं नहीं रिन सोच रहा था।